Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Muhammad Zarar. Today our discussion about chapter number 6 conic section. कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले हम सर्कुलर कोन या वर्टिकल कोन को स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें बेसिकली दो ट्रायंगुलर या दो कॉनिक शेप्स आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पर दोनों वर्टिकल कोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स या अपेक्स का, ठीक है जी। और इस कोन के सेंटर या मिड से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, दैट लाइन इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ कोन या सिंपल एक्सिस, ठीक है जी। ये जो पैरेलल लाइन नज़र आ रही, ये वाली, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इन लाइंस को हम बोलते हैं जनरेटर्स। इन लाइंस को क्या नाम देते हैं? जनरेटर्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से इन लाइंस की शेप या इन लाइंस को मुख्तलिफ एंगल्स पर कट करने से मुख्तलिफ किस्म के कॉनिक सेक्शंस जनरेट होते हैं। जब भी वर्ड आएगा कॉनिक सेक्शन का तो इससे मुराद क्या होगी कि हमने स्टडी करना होगा अबाउट सर्कल्स, हाइपरबोलास, पैराबोलास, एलिप्स के बारे में, ठीक है जी। अब इसी एक कोन की मुख्तलिफ एंगल्स पर कटिंग की वजह से मुख्तलिफ किस्म के कॉनिक सेक्शंस जनरेट होते हैं। सबसे पहली चीज़ आज के टॉपिक के अंदर जो डिस्कशन है वो है सर्कल, ठीक है जी। सर्कल क्या चीज़ है? अगर हम इस कोन को, कोन बनी हुई है हमारे पास, अगर इस कोन को कट किया जाए एक ऐसे प्लेन से जो प्लेन परपेंडिकुलर हो इस एक्सिस के, कि फ़र्ज़ कर लें ये कोन है और हम इस तरह इस प्लेन को, यानी प्लेन इसके परपेंडिकुलर आगे इसको कट करता है, तो यहाँ पर एक सर्कुलर शेप जनरेट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है जी? एक सर्कुलर शेप जनरेट हो जाती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, देन द सेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक कोन थी, ठीक है जी। उस कोन को हमने एक परपेंडिकुलर प्लेन से कट किया। परपेंडिकुलर प्लेन बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कोन है हमारे पास, इसको हम ब्लेड रख के नीचे से काट देते हैं, तो ब्लेड जब इसको परपेंडिकुलरली कट करेगा तो उस केस में नीचे से अगर आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन बिल्कुल क्या होगा? सर्कुलर शेप में होगा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद डिस्कशन है अबाउट सर्कल, कि सर्कल के ऊपर किन किन चीज़ों की डिपेंडेंसी और कैसे है। देखिए वो कहता है कि जी जो साइज़ ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का साइज़ है वो डिपेंड कर रहा है किन बातों पर? डिपेंड अपॉन अ नियर हाउ द प्लेन इज़ टू बी वर्टेक्स ऑफ द कोन, कि जो कटिंग प्लेन है वो जितना वर्टेक्स के करीब होगा उतना सर्कल का साइज़ छोटा होगा, जितना कटिंग प्लेन वर्टेक्स से दूर होगा उतना सर्कल का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वर्टेक्स के करीब है कटिंग प्लेन तो सर्कल का साइज़ छोटा, अगर वर्टेक्स से दूर है कटिंग प्लेन तो सर्कल का साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मज़ीद इसी के हवाले से एक डिस्कशन, इफ़ द प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए द इंटरसेक्शन जस्ट अ सिंगल पॉइंट और अ पॉइंट सर्कल। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर हमारा कटिंग प्लेन कहाँ से पास कर रहा हो? वर्टेक्स से, यानी पॉइंट ए को कट करता हुआ जा रहा हो, तो फिर आप बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर मौजूद हैं। इस केस में आपका जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस कितना होता है? 0 होता है, और उस सर्कल को हम क्या कहते हैं? पॉइंट सर्कल कहते हैं, क्योंकि इसका रेडियस 0 एग्जिस्ट करता है और इस सर्कल का साइज़ एक पॉइंट जितना होता है, इसका रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। यानी 2-3 बातें यहाँ तक हो गई डिसाइड कि ये जो जनरेटर लाइन्स हैं इनको हम किस तरह से स्टडी करते हैं कि जब कभी एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर तो उस दौरान ये जो कॉनिक सेक्शन है कौन सा जनरेट होगा? सर्कल का, ठीक है जी। अब सर्कल का जो साइज़ है ये डिपेंड करता है कि आपने कितना करीब वर्टेक्स से काटा है। अगर वर्टेक्स के ज़्यादा करीब होंगे तो सर्कल का साइज़ छोटा, वर्टेक्स से दूर होंगे तो सर्कल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो अगर आप वर्टेक्स पे से काट दें, वर्टेक्स के ऊपर से काटें, यानी वर्टेक्स में से प्लेन पास कर दें, तो उस केस में आपका जो सर्कल का रेडियस है वो 0 हो जाएगा और सर्कल को हम क्या कहेंगे? पॉइंट सर्कल कहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ एलिप्स। एलिप्स कैसे जनरेट होता है?
एलिप्स के बारे में लिखा हुआ है इफ़ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्ट, यानी पहले तो था ना कि कटिंग प्लेन यानी ये हमारा कटिंग प्लेन है और ये कोन है, परपेंडिकुलरली कट कर लिया। अब ये है कि कटिंग प्लेन अगर थोड़ा सा डायगनली कट करे, थोड़ा सा डायगनल एक एंगल से कट करे, थोड़ा सा तिरछा कट करे, तो उस केस में क्या होता है, एंड कट्स ओनली वन नैप, नैप मतलब यानी एक पोर्शन को, ऊपर वाली एक नैप, नीचे वाली भी एक नैप, तो किसी एक नैप को वो कट कर दे, तो उस दौरान जो कोनिक सेक्शन जनरेट होता है दैट कोनिक सेक्शन इज नोन एज एलिप्स। एलिप्स की बेसिकली शेप क्या है कि यू शेप का या बेजवी शेप का तकरीबन बनती हुई ये डायग्राम है। इसमें आपके पास जो डायग्राम बनती है वो जस्ट लाइक ओवल शेप, ठीक है जी, जस्ट लाइक ओवल शेप बन जाती है कि अगर हम सर्कल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें तो वो एलिप्स की शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब हम इस कोनिक सेक्शन को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करके कट करेंगे, यानी एक्सिस के स्लाइटली टिल्ट किया जाएगा और फिर कट किया जाएगा, उस दौरान एक नैप जब कट होती है तो क्या जनरेट होता है हमारे पास, एलिप्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है पैराबोला। पैराबोला कैसे जनरेट होता है? पैराबोला के लिए बड़ी ही अहम बात कि जो हमारा प्लेन, कटिंग प्लेन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, इफ़ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू जनरेटर्स ऑफ द कोन। जनरेटर्स कौन से होते हैं, ये लाइन है, ठीक है जी, जनरेटर ऑफ द कोन, बट इन इंटरसेक्ट्स इट्स वन नैप ओनली, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। कि अगर आपका कटिंग प्लेन जो है वो जनरेटिंग लाइंस के पैरेलल आ जाए, टिल्ट तो होगा अंडरस्टूड है, लेकिन किसी एक जनरेटर लाइन के पैरेलल आ जाए और एक नैप को कट करे, तो उस दौरान जो शेप बनती है दैट शेप इज नोन एज पैराबोला, यानी इस तरह की शेप बन रही होंगी, ये वाली शेप, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला कब जनरेट होता है, ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि जब कभी कोनिक सेक्शन को जो हमारा वर्टिकल प्लेन है या कटिंग प्लेन जो है वो इस तरह से कट करे कि जनरेटर लाइंस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, जनरेटर लाइंस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, उस केस में हमारे पास जो कटिंग प्लेन से सेक्शन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। फिर है हाइपरबोला। हाइपरबोला लास्ट कोनिक सेक्शन है इस चैप्टर का। हाइपरबोलाज कब जनरेट होते हैं, अगर आपका कटिंग प्लेन जो है वो पैरेलल हो जाए किसके, एक्सिस के, किसके पैरेलल हो जाए, एक्सिस के, यानी ये कौन है, इस तरह से आपका कटिंग प्लेन आ रहा है, कटिंग प्लेन ऊपर से इस तरह आ रहा है, यही एक्सिस है और इस तरह से वो कट कर रहा है, तो उस दौरान आपके पास जो, यानी इफ़ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कोन एंड इंटरसेक्ट्स बोथ ऑफ इट्स नैप्स देन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज अ हाइपरबोला। मतलब ये है ना हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह से कट कर दें तो हमारे पास एक ये नीचे वाला हिस्सा जनरेट होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा जनरेट होगा, यानी इस तरह की शेप्स कुछ बनती हुई दिखाई देंगी, ये वाली शेप्स, ठीक है जी। इस तरह की शेप्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइपरबोला। अब तीनों चारों चीज़ों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। सर्कल कब जनरेट होता है, जब आपका कटिंग प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलरली कट करता है। जब कटिंग प्लेन थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट होता है तो एलिप्स जनरेट होता है। जब कटिंग प्लेन जनरेटर लाइंस के पैरेलल एक नैप को कट करता है तो पैराबोला जनरेट होता है, और जब कटिंग प्लेन एक्सिस के पैरेलल दोनों नैप को कट करता है तो तब क्या जनरेट होता है, हाइपरबोला जनरेट होता है, ठीक है जी। ये तो बेसिक्स थी बिल्कुल इन कोनिक सेक्शंस की। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट सर्कल, कि सर्कल में मज़ीद क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है जी, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को आमतौर पर डिनोट किया जाता है h, k से। सर्कल का रेडियस क्या है, स्मॉल r है। सर्कल की बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं p ऑफ x, y। अब सर्कल को इधर भी एक डिफाइन करने का अंदाज है। सर्कल बेसिकली लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है जी, मुख्तलिफ पॉइंट्स का एक पाथ है, जिन पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। इट इज़ द लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स विच हैज़ equal distance or constant distance from a fixed point. That distance is known as radius of circle and that fixed point of circle is called center of circle, ठीक है जी। कि अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हैं, इन मुख्तलिफ पॉइंट्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं और इन पॉइंट्स का
फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस क्या आता है, कांस्टेंट आता है। दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लें, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या चीज़ है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ यू हैव गिवन center coordinates of circle and radius of circle, then you can form the equation of circle by using this standard formula, ठीक है जी। अगर हमारे पास सर्कल कहाँ पर मौजूद हो, ओरिजिन पर, अगर सर्कल कहाँ पे बन रहा हो, इफ़ द सेंटर एट ओरिजिन, कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर बन रहा हो। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर बनने का क्या मतलब है कि h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। जब h और k की वैल्यू 0 0 हो जाएगी तो दिस इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी ये भी सर्कल की ही इक्वेशन है, लेकिन ये हमें बताती है कि सर्कल बन कहाँ पे रहा है, ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओरिजिन पर। ठीक होगी बात। अच्छा जी, सर्कल को जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये कैपिटल S और फिर ब्रैकेट के अंदर ये C सर्कल के सेंटर को और R सर्कल के रेडियस को। यानी एक सर्कल का जो सेट है उसके अंदर दो कॉम्बिनेशन हैं, सेंटर का और रेडियस का, कि सेंटर पॉइंट होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, तो आप इजीली सर्कल जनरेट कर सकते हो। इसी तरह फिर एक पॉइंट सर्कल के बारे में फिर मज़ीद डिस्कशन है, जो स्टार्टिंग पे भी बताया था। पॉइंट सर्कल कब जनरेट होता है या पॉइंट सर्कल की एग्जिस्टेंस किस तरह से है, अगर रेडियस 0 हो जाए, अगर रेडियस 0 हो जाए, यानी ये इक्वेशन क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उस केस में आपका रेडियस 0 हो जाएगा और आप उस सर्कल को क्या कहेंगे, पॉइंट सर्कल। ठीक है जी। इस पॉइंट सर्कल का सेंटर जो है वो एक पॉइंट ही होता है और उसका साइज भी एक पॉइंट के इक्वल ही होता है। एक चीज़ होती है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को बोला जाता है जिसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। यानी उसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन इस तरह से लिखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, उस सर्कल को कहेंगे यूनिट सर्कल। ठीक है जी। फिर एक नोट है एमसीक्यूज के लिए, आपने याद रखना है, x इक्वल्स टू आर कॉज ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दीज आर टू पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सी, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे मौजूद है, ओरिजिन पर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब भी हमारे पास सर्कल की ये वाली इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस केस में हमारे पास सर्कल के जो दो पैरामेट्रिक फंक्शंस या दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या है, x इक्वल्स टू आर कॉज ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन ऑफ थीटा। इन दोनों बातों को आपने जहन में फीड कर लेना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या है, x इक्वल्स टू आर ऑफ कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। जो पैटर्न हम सर्कल के लिए पढ़ रहे हैं, इसी तरह आपने दूसरे कोनिक सेक्शंस को भी स्टडी करना है कि आप पहले उनको डिफाइन करते हैं, फिर उनकी इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है जी। फिर उनके अंदर एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ें आपने बेसिकली देखनी होती हैं और उनके ग्राफ पर चले जाते हैं कि ग्राफ इनका किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जिस अंदाज में हम स्टडी करेंगे उस तरह ही आपसे पेपर में या ई-कैट के टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि इस केस में हम सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, -g एंड -f। -g और -f आएंगे कहाँ से, ये जो इक्वेशन है इसमें 2 और x का जो कोफिशिएंट होगा, 2 और x का जो कोफिशिएंट है वो g है, 2 और y का जो कोफिशिएंट है वो f है। यहाँ से g और f की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको रिवर्स कर देना है, यानी उनका नेगेटिव आंसर जो आएगा वो हमारे लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और इस केस में रेडियस का क्या फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, ऊपर क्या आ गया, स्क्वेयर रूट आ गया। यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप स्टडी कर रहे हैं सर्कल की, तो उसकी क्या पहचान है कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और एक्स इंटू वाई वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं होगी। एक्स वाली टर्म अलहदा होगी, वाई वाली टर्म अलहदा होगी। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या है, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट क्या होते हैं, 1 1, और एक्स वाई वाली टर्म इसमें क्या होती है, मिसिंग होती है। एक्स वाली टर्म अलहदा होगी, वाई वाली टर्म अलहदा होगी, एक्स वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में कभी भी दिखाई नहीं देगा। ये सर्कल की इक्वेशन की पहचान है, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको आपने याद कर लेना है। x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। ये भी सर्कल की ही एक इक्वेशन है, एक स्पेशल केस में। वो डायग्राम भी मैंने नीचे बनाई हुई है। कब, जब सर्कल पास कर रहा हो 2 पॉइंट से, जब हमारा सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है जी, एंड हैविंग सेंटर ऑन अ गिवन लाइन। याद रख लें, जब आपका सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, फ़र्ज़ कर लें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है जी, और उसका सेंटर जो है वो सर्कल की सेंटर वाली लाइन पर मौजूद है, ठीक है जी, या जो पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर से या सेंटर वाली लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन into y minus y2 equals to 0. This is the formula to calculate the or find out the equation of circle when circle is passing through 2 points and having center on a given line. कि सर्कल जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा हो और उसका जो सेंटर है वो गिवन लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा हो। अब यहाँ पे MCQs के लिए मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है। हमारे पास ये इक्वेशन एक गिवन है, 5x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस तरह की इक्वेशन देके अक्सर आपसे सेंटर के या रेडियस की वैल्यू को वो फाइंड आउट करने को कहता है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5x स्क्वेयर है, 5y स्क्वेयर है, 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 14 ओवर 5 12 ओवर 5, और ये 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब g के कोऑर्डिनेट और f की वैल्यू निकालनी है तो वो 2 इंटू 7 ओवर 5 हो जाएगी, तो उसको माइनस करेंगे तो g माइनस जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 ओवर 5। इसी तरह ये 2 इंटू 6 ओवर 5 होगा, तो उसको माइनस करेंगे तो वो माइनस 6 ओवर 5 हो जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, माइनस 7 ओवर 5 एंड माइनस जी ओवर 5। अब रेडियस की वैल्यू निकालनी है। रेडियस कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है जी। उस तरीके से जब आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास रेडियस का आंसर कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट 27 ओवर 5, ठीक है जी। अब मज़ीद जो है उनको नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि मज़ीद जो कोनिक सेक्शन हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं।